एन एप्पल डे के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे किडनी रोगों के बारे में और उनसे बात करने के लिए मेरे साथ आज हैं डॉक्टर शिवशंकर शर्मा। वो नामी किडनी रोग विशेषज्ञ हैं और हमें उनसे चर्चा करके आज महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर। नमस्कार। तो किडनी के बारे में बात करें तो जी सर। किडनी शरीर का एक ऐसा अंग है जो बहुत महत्वपूर्ण है और निग्लेक्टेड भी है। हम हार्ट की बातें ज्यादा करते हैं, बिल्कुल, पर किडनी जब रोग ग्रसित हो जाती है तो नुकसान ज्यादा करती है। किडनी के रोग किस प्रकार के होते हैं? एक पहले तो ये बताइए, किडनी क्या फंक्शन करती है बॉडी? सर जो आपने कहा ना सर कि किडनी बहुत महत्वपूर्ण है, एक्चुअली यदि मैं बिल्कुल ग्रीक माइथोलॉजी में जाऊँ ना, तो वर्षों पहले जो मेसोपोटामियन सभ्यता थी जिसके अंदर हम मम्मीज वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो मम्मीज की वो लोग ब्रेन निकाल देते थे, हाँ, सिर्फ हार्ट और किडनी छोड़ते थे। अच्छा। क्योंकि वो सोचते थे हार्ट तो इमोशन की जगह है और किडनी विजडम की जगह है। सो आज की तारीख में हमें पता है कि हम सोचते दिमाग से हैं, लेकिन देखा जाए तो किडनी इज द वाइजेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हमें बोला जाता है कि किडनी का प्रोडक्ट यूरिन है, बट नहीं, किडनी का प्रोडक्ट बैलेंस है और बाय प्रोडक्ट यूरिन है। सो किडनी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। किडनी का काम यूरिन बनाना नहीं है, किडनी का काम बॉडी के हर चीज का तत्व है, अच्छे तत्व उनको शरीर में वापस पहुंचाना है बैलेंस और बैलेंस करना है। बैलेंस करना है। सोडियम पोटेशियम बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, ब्लड प्रेशर बैलेंस। सो एवरी सिंगल बैलेंस ऑफ द बॉडी इज बीइंग मेंटेन्ड बाय किडनीज और उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में वो यूरिन बना रही है। यूरिन इज द लास्ट प्रोडक्ट जिसे बाहर भेजना है बॉडी के बैलेंस बनाने के बाद। yes. और यदि हम सोचे तो सर, आप यू हैव प्रैक्टिस कार्डियोलॉजी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड यू रन कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल। हमारा हार्ट भी डायस्टेसिस में रेस्ट करता है, बट किडनीज आर नॉट रेस्टिंग। यदि हार्ट एक साइकिल में ब्लड पंप कर रहा है तो 25% ब्लड सिर्फ किडनीज में जा रहा है। मतलब किडनीज कितनी है? 2 एप्पल के बराबर। 2 एप्पल के अंदर आप 25% ब्लड ऑफ द बॉडी, आप जस्ट इमेजिन कि कितना हाउ ब्लडी दे मस्ट बी। सो यस, किडनी बहुत महत्वपूर्ण है और सर नेग्लेक्टेड शायद से इसलिए है, पहले तो लोगों को जानकारी नहीं है, दूसरा शायद इसलिए भी बिकॉज दे आर रिप्लेसेबल, विच इज गुड एज वेल। किडनी डिसीज आर डिसीजेस ऑफ ऑप्शंस, विकल्पों की बीमारी है। जहां अन्य बीमारी में हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता, हार्ट गया तो गया, दिमाग गया तो आदमी गया, है ना, हार्ट चल भी रहा हो तो, लेकिन किडनी गई तो ठीक है, डायलिसिस करा लेंगे, ट्रांसप्लांट करा लेंगे। तो ऐसी किडनी 2 होती है शरीर में। जी सर। पर एक ट्रांसप्लांट में दे भी देते हैं तो शरीर में काम चलता है। एक किडनी लाइक टू भगवान ने ऐसा किडनी को बहुत महत्व दिया कि 2 किडनी रखेंगे, ना काम करे या दे भी दे तो चल जाता है पूरा काम शरीर का। डेफिनेटली सर। कितने ही सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एक ही किडनी होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ के समय। कितने ही लोग ऐसे होते हैं जिनको इन्फेक्शन के कारण या पथरी के कारण एक किडनी खराब हो जाती है। और कई लोग जो मानवतावादी या फिर ह्यूमैनिटेरियन होते हैं या जिनके परिवार के सदस्यों से उनको मोह होता है, वो उनको किडनी दान भी दे देते हैं और उसके बावजूद भी स्वस्थ रहते हैं। सो यस, तो भगवान ने किडनी का इतना मात्रा में दिया शरीर को कि वो क्या कई गुना है अपनी रिक्वायरमेंट से। खुद भी भूखा ना रहे, किसी भी भूखा ना जाए टाइप की कहानी है। इट्स अ रिच ऑर्गन। किडनी बीमारियां का महत्वपूर्ण कारण क्या है उनके होने का? सर, किडनी बीमारियां ऐसे तो कई कारणों से होती है, लेकिन यदि आप मुझसे पूछें कि माय ब्रेड एंड बटर इज बेसिकली डायबिटीज। यदि एक डायलिसिस यूनिट में मैं घुसूं और वहां पर यदि 15 पेशेंट का डायलिसिस हो रहा है, मैं उनसे बोलूं आपका डायबिटीज कितनों को है, तो शायद 15 में से 7-8 लोग बोलेंगे कि डायबिटीज के कारण किडनी खराब हुई है। तो 50% पॉपुलेशन ऑन डायलिसिस और रिसीविंग ट्रांसप्लांट इज बिकॉज ऑफ डायबिटीज। बाकी अन्य कई कारण हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी, बहुत लंबे समय तक रहना, कुछ ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर होती है। हमारे किडनी की जो बेसिक काम करने वाली इकाई होती है उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, है ना, वर्किंग यूनिट, नेफ्रॉन। इसीलिए आपको नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। जी सर। तो वो जो नेफ्रॉन है
वह नेफ्रॉन के अंदर यदि कोई सी भी डिसीज होती है तो उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। ओके। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कारण भी करीब करीब 15-20% किडनी की जो रोग होते हैं वो होते हैं। लेकिन डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दर्द की दवाइयाँ अत्यधिक मात्रा में लेना, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाइयाँ, हैवी मेटल्स, खराब पानी, लेड वेड, है ना, इस प्रकार के कई कारण हो सकते हैं जिनके कारण किडनी खराब हो। और डायबिटीज टेक्स द बिगेस्ट क्रस्ट। बट डायबिटीज कंट्रोल में हो तो वे किडनी खराब होती है कि अनकंट्रोल में हो तो सर एक्चुअली डायबिटीज इज अ पैथोलॉजी जो कि अब ऑब्वियसली बात है, मैं आपसे डायबिटीज की बात करूं, बट ठीक है, अब यदि प्रश्न मेरे से है तो मैं ही बताऊंगा। सर डायबिटीज को यदि हम पूरा डिफाइन करें तो डायबिटीज के अंदर एक प्री डायबिटीज फेज होता है, फिर प्री डायबिटिक पैथोफिजियोलॉजी चालू होती है, उसके बाद में डायबिटिक फेज में हम आते हैं। तो डायबिटीज शुरू होने के भी वर्षों पहले से हाइपर इंसुलिनीमिया चालू हो जाता है और उस समय पे भी धीरे धीरे करके हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो खराब होना चालू हो जाती है। यदि मैं पेशेंट्स को समझाता हूँ, मैं पेशेंट्स को ये बताता हूँ कि जैसे एल्यूमिनियम के बर्तन में पानी गर्म हम पहले किया करते थे, अब गीजर में पानी गर्म होता है तो एक पपड़ी जमती जाती है। वैसे ही डायबिटीज के कारण शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स वो सब मिलकर हमारी नसों को कड़क करते जाते हैं और जहाँ शरीर में नसें ज़्यादा हैं या जहाँ नसें पतली हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। आँख में, पैरों की नसों में जहाँ पर दर्द ज़्यादा होता है, या फिर कई बार हम देखते हैं कि सबसे कॉमन कॉज ऑफ एम्पुटेशन अदर देन एक्सीडेंट जो है वो डायबिटीज़ है। तो ऐसे ही किडनी की बीमारी भी उसके अंदर आती है क्योंकि किडनी बहुत ही हाईली वस्कुलर ऑर्गन है, तो वहाँ पर वेसल्स ज़्यादा हैं। तो कई बार जब डायबिटीज़ पहली बार पता पड़ती है तभी साथ में किडनी की बीमारी भी रहती है व्यक्ति को, जो कि प्रोटीन पेशाब में आ रहा है इसके रूप में पता पड़ती है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम डायबिटीज को 100% कंट्रोल में करके रखें तो किडनी की बीमारी नहीं होगी। हाँ, 90% केसेस में नहीं होगी, लेकिन कुछ 5-10% दुर्भाग्यशाली मरीज ऐसे भी होंगे जो जब उन्हें डायबिटीज पहली बार पता पड़ेगा तो किडनी पे थोड़ा डैमेज चालू हो चुका होगा। तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दवाइयों का ज्यादा सेवन जो किडनी में नुकसान पहुंचाती है जी सर, और कुछ ऑटोइम्यून डिजीज जिसका कारण पूरी तरह ज्ञात नहीं है वो किडनी को डैमेज कर देती है। जी सर। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? मरीजों को कैसे पता लगे कि मुझे किडनी की बीमारी हो सकती है? हाँ सर, देखिए यदि मैं पूरा का पूरा बिकॉज वी आर टॉकिंग अ लिटिल मोर थ्योरेटिकल, शायद पेशेंट्स जो थोड़ा ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो हम किडनी की बीमारियों को यदि क्लासीफाई करने जाएँ तो कैसे कर सकते हैं? ग्लोमेरुलर हो सकती है जो मुख्य इकाई की बीमारियाँ हैं। फिर किडनी के अंदर एक हिस्सा होता है जो कि पेशाब खूब की सांद्रता बनाता है। यदि हम सोचें कि किडनी के अंदर कितना एक समय में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट हो रहा है तो करीब करीब 120-160 लीटर इतना फ्लूइड वहाँ से निकलता है प्रतिदिन, और यूरिन कितनी आती है? 1-1.5 लीटर, 2 लीटर। तो वो कॉन्सेंट्रेशन वाला जो सेगमेंट है वो ट्यूब्यूल्स है, जो कि मेजर बाइलोस का मेन फिल्टर ऑफ द किडनी। एक तो फिल्टर हो गया, फिल्टर के बाद में वापस से रीअब्सॉर्ब होता है। तो जो ट्यूब्यूल्स हैं उनकी बीमारी हो सकती है। फिर उसके आगे जो वेसल्स ब्लड सप्लाई कर रही किडनी को उनकी सप्लाई बीमारी हो सकती है। आखिरी में ब्लैडर वगैरह की पैथोलॉजी हो सकती है। तो जो ग्लोमेरुलस की बीमारियां होती हैं उनमें अधिकतर लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलना, हाथों पैरों में सूजन, इस प्रकार के लक्षण ज्यादा देखने को मिलते हैं। चलने फिरने में सांस होना। तो सबसे पहला सिम्टम क्या? कुछ सूजन हो, आंखों में सबसे पहले आएगी? बिल्कुल सर। अपर आईलिड में सबसे पहले सूजन? सर ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, यदि हम वो इतना वेरिएबल प्रेजेंटेशन होता है कि कई बार हमें जब किडनी के रोगी आते हैं तो उनमें कोई भी लक्षण किडनी संबंधित नहीं होता है। लेकिन यदि हम लक्षणों के ऊपर जाएं ही तो सूजन डिपेंडेंट पार्ट में ज़्यादा मिलती है। वो जो आंखों के आसपास सूजन मिलती है जो बात करते हैं वो बच्चों में मिलती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर। वो बेसिकली थोड़ा सा एलर्जिक रिएक्शन या फिर सुबह सुबह जब सो करते हैं, यदि सूजन को हम बात करें तो सूजन है क्या? एक्स्ट्रा पानी है शरीर, जो स्किन के नीचे जमा हो जाता है। तो पानी यदि हमने एक कप के अंदर चाय रखी तो नीचे रहेगी। पर सूजन, कई लोग मोटे पैर होते हैं, बोलते सूजन है, तो सूजन देखने का इंडिकेशन ये है कि अगर उसको दबाए और वो गड्ढा पड़ जाए तो सूजन है, अदरवाइज वो सूजन नहीं है। मैं पेशेंट से पूछता हूँ कि आपकी चप्पल का निशान छूटता है क्या? या फिर आपकी पाजेब का निशान छूटता है क्या? या आपको बिछुड़ी उतारते समय परेशानी आती है क्या? गड्ढे पड़ जाते हैं क्या? तो उससे अपने को एक रफ आइडिया लग जाता है कि सूजन है कि नहीं। एक और सूजन हो गई। सूजन। दूसरा, क्या पेशाब की मात्रा भी कम होती जाती है? सर शुरू में ना होती हो। शुरू में तो कुछ भी नहीं होता सर। यदि जब बीमारी शुरुआती दौर में है तो अधिकांश रोगियों में हल्की फुल्की सूजन, थोड़ा बहुत सांस का फूलना,
और कमजोरी जो डिफाइन नहीं कर पाती, बीपी का बढ़ना, भूख कम लगना, ये सारे लक्षण सर बाद की बीमारी बीमारी बढ़ती जब आती है, शुरुआत में ये शुरुआत में नहीं आती। सर वही अगेन बोला ना, किडनी बहुत अमीर अंग है, आपने जो बोला, तो किडनी जब तक 60-70% तक डैमेज नहीं हो जाती, तब तक रोगी को बहुत ज्यादा गंभीर लक्षण नहीं आते। तो मुझे तो लगता है मरीजों को सूजन का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। सूजन आ रही है उसका कारण पता करें। मतलब यदि मुझसे कोई व्यक्ति पूछे कि भाई मैं क्या करूं, तो डायबिटीज का ख्याल रखो, ब्लड प्रेशर बीच बीच में नपवाओ, पेशाब के अंदर यदि झाग आ रहे हैं या पेशाब के अंदर खून आ रहा है, ये एक लक्षण हो सकता है। हाथों पैरों में सूजन आ रही है, जो शाम के समय पैरों पे आ रही है, सुबह के समय आंखों पर आ रही है, ये सारे लक्षण किडनी की बीमारी के हो सकते हैं। लेकिन इसमें से भी मुझे सबसे महत्वपूर्ण जो लगता है वो ब्लड प्रेशर का बढ़ना है, क्योंकि वो यदि हमारे सर आपने गाइटन की किताब पढ़ी होगी फिजियोलॉजी की, गाइटन भाई साहब जो थे वो बोलते थे कि यदि किडनी अच्छी है तो व्यक्ति को ब्लड प्रेशर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा सॉल्ट होगा वो बाहर फेंक बीपी को नॉर्मल कर देगी। तो हर ब्लड प्रेशर के मरीज को थोड़ा बहुत तो किडनी का इन्वॉल्वमेंट है, भले वो क्रिएटिनिन नहीं बढ़ रहा हो, पेशाब में यूरिन वो नहीं आ रहा हो, प्रोटीन नहीं आ रहा हो। उन लोगों डायबिटीज ब्लड प्रेशर के मरीजों को सूजन और उनका ध्यान रखना। डेफिनेटली सर। कुछ खान पान से भी किडनी की बीमारी हो सकती है सर? ऐसा खान पान, दवाई तो हमने बात की ही, Yes, कि sir. कुछ दवाइयाँ आयुर्वेदिक और ये हैवी मेटल्स किसी खाने में हो, या पैरासीटामोल या और कई दवाइयाँ हैं जो नुकसान कर। जितनी भी दर्द की दवाइयाँ हैं वह अल्टीमेटली किडनी के ऊपर नुकसान कर सकती हैं, करेंगी ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, कर सकती हैं, क्योंकि नेफ्रोटॉक्सिक हैं वो, अल्टीमेटली किडनी के माध्यम से वो प्रोस्टाग्लैंडिन। तो दर्द के लिए फिर ना खाएं कि कम मात्रा लिमिटेड? सर हमेशा जब भी दर्द हो तो अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, जो डॉक्टर जो बताए उतना करें, से वही दवा जितना खाते ना अपने यहाँ पर खास कर सकती है। अपने यहाँ पर सर खास करके जो महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, जो छोटी घरों में काम करती हैं कई बार, या जिनको गठिया बाई की शिकायत है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, वो दर्द की दवाई एक बार चालू करती हैं तो फिर चलते रोज लेती। और हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर वाले दे देते हैं उनको, कभी कॉम्बिफ्लिम दे देते हैं, कभी डायनापार दे देते हैं, और धीरे धीरे करके ओवर द ईयर्स किडनी खराब होती है। ऐसा नहीं होता कि 1-2 दिन में खराब हो जाए, बट इट टेक्स टाइम। और आपने जो पूछा था सर खान पान को लेकर, खान पान में एज सच कोई मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ें शरीर के लिए अनहेल्दी हैं वो किडनी के लिए भी अनहेल्दी हैं। बहुत ज़्यादा नमक का खाना, बहुत ज़्यादा तेल की वाला भोजन करना, जिससे भी नसों की बीमारी होगी, एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, नसें कड़क होंगी, वह बीमारी से किडनी पे भी नुकसान होगा। लेकिन यदि पर्टिकुलरली मुझे इसमें कोई सी चीज़ जो ध्यान आती है वो आती है अपना आजकल जिम का बड़ा ट्रेंड चला है हमारे यहाँ पर, हाई प्रोटीन, हमारे यहाँ पर मतलब प्रोटीन, मशरूमिंग ऑफ जिम। कितना खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए? सर एक्चुअली क्या है, प्रोटीन हमारी बेसिकली जो नॉर्थ इंडियंस की स्टेपल डाइट है वो वेजिटेरियन है, तो हम लोगों का प्रोटीन इंटेक बहुत कम है। लेकिन यदि हम बात करें तो जिम्नेशियम में जो लोग जा रहे हैं, जिनको मसल बिल्डिंग करनी है, उनको प्रोटीन लेना पड़ते हैं। बात ये आती है कि जिम के जो ट्रेनर्स रहते हैं वो इल इन्फॉर्म्ड रहते हैं, वो अंडर एजुकेटेड रहते हैं कई बार, तो वो बोलते हैं कि आप इतना प्रोटीन खाओ, उतना प्रोटीन खाओ। बेसिक बात यह है कि प्रोटीन सुपरा फिजियोलॉजिकल डोज में हमेशा खराब है। सामान्य आदमी को हम 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बोलते हैं, बस 1 ग्राम पर किलोग्राम। 60-70 किलो का आदमी है तो 60-70 ग्राम बहुत दिन भर में खाए, उससे ज्यादा ना खाए। उससे ज्यादा 1.2 तक भी चला जाएगा तो समझ में आता है, 2 ग्राम तो अल्टीमेटली वो निकलेगा तो किडनी के माध्यम से, और किडनी को डैमेज कर सकता है, लंबे समय में कर सकता है। क्रिएटिनिन तो तुरंत भी बढ़ सकता है, लेकिन वो क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ जरूरी नहीं हो कि किडनी की बीमारी के कारण हो, सिर्फ वो ज्यादा प्रोटीन है तो ज्यादा क्रिएटिनिन है, वो जैसे ही आप प्रोटीन कम करोगे तो क्रिएटिनिन नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो और इस किडनी की बीमारी पता करने के लिए जांचों में सोनोग्राफी, यूरिन क्रिएटिनिन, सर ये क्या, यूरिया क्या होता है और क्रिएटिनिन क्या होता है, ये क्यों बढ़ जाता है? सर देखिए, यदि कोई मुझसे पूछे कि भाई मेरे को किडनी की बीमारी पता करनी है और तो मैं क्या करा लूं, तो 3-4 जांचों में अधिकांश सारी बीमारियां कवर हो जाती हैं। सामान्य यूरिन की जांच, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, यूरिन में यदि ब्लड आ रहा है किसी भी कारण से तो प्रोटीन आ रहा है, दूसरे नंबर पे प्रोटीन आ रहा है, तीसरे नंबर पे सीरम क्रिएटिनिन। यूरिया को मैं बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता हूँ, और इसके बाद में फिर आता है सोनोग्राफी।
हाँ, और क्रिएटिनिन क्या होता है, मतलब ये क्या बढ़ जाता है ब्लड में? हाँ। क्रिएटिन बढ़ गया मतलब क्या? सर यदि आप अभी यहाँ पर कई सारे प्रोटीन की शॉप्स हैं, यदि वहाँ पर जाके देखोगे तो इतने बड़े बड़े डब्बे हैं, उनके ऊपर एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ क्रिएटिन। तो क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज और क्रिएटिन जो है ये बेसिकली एक मसल प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी में जाके मसल्स बिल्डिंग में हेल्प करता है। जब वो टूटता है तो उससे क्रिएटिनिन नाम का एक बाय प्रोडक्ट बनता है। ये क्रिएटिनिन हमारी करीब करीब शरीर के हर सेल के अंदर बनता है थोड़ा थोड़ा, और इसको हमारी किडनीज बाहर फेंकती है। तो जब किडनी कमजोर होती है तो बाहर नहीं क्रिएटिनिन फेंक पाती है, ब्लड में उसका लेवल बढ़ जाता है। वहीं पे दूसरा तरीका कि यदि आपने बहुत ही ज्यादा खा लिया तो भी तो थोड़ा ज्यादा बनेगा, थोड़ा ज्यादा बनेगा तो भी ज्यादा दिखेगा क्रिएटिनिन। तो क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ होना हर बार बीमारी का लक्षण नहीं है, और कई बार क्रिएटिनिन का कम होना किडनी नॉर्मल होने का लक्षण नहीं है। जैसे वो अर्ली स्टेज में क्रिएटिनिन ना बढ़े ऐसा। सर जैसे सीएलडी के पेशेंट से आपने हाँ। सीएलडी के पेशेंट में मसल मास ही नहीं रहता, उसका क्रिएटिनिन 1.2 है तो भी बढ़ा हुआ है। प्रेगनेंसी के अंदर चूंकि ज्यादा हाइपर फिल्ट्रेट करती है किडनीज, उस समय पे क्रिएटिनिन 1.1 1.2 है तो एबनॉर्मल है, वहां पर एक से भी कम होना चाहिए। तो एवरीवेयर क्रिएटिनिन इज नॉट, मतलब क्रिएटिनिन इज हैज टू बी, मतलब उसके ऊपर एक स्टार लगा देना चाहिए क्रिएटिनिन की रिपोर्ट पे, कंडीशन अप्लाई। बहुत सारी कंडीशन अप्लाई। अब जिसको हो जाता है उसका मतलब ये समझिए कि किडनी खराब हो गई तो बॉडी का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स घट जाते हैं, पानी की मात्रा बढ़ जाती है, किसी चीज की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए बॉडी का फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाता है। जी सर। तो अब इसके इलाज के लिए दवा गोली संभव है कि सीधे डायलिसिस ही आजकल बता देते हैं, कितना उचित है? सर एक्चुअली क्या है, अधिकांश किडनी की बीमारियां यदि शुरुआत में आपने पकड़ ली तो आपके पास एक बड़ा मार्जिन रहता है और कई सारी दवाइयां हैं जिनसे आप उस बीमारी की गति को कम कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है, यदि कोई व्यक्ति का अंगूठा कट जाए तो अंगूठा वापस नहीं आएगा, है ना। इतने बाबा बहादुर घूम रहे हैं, इतने सारे अलग अलग लोग हैं जो कि दावा करते हैं कि हम हर बीमारी ठीक कर देते हैं। तो भैया टूटा हुआ दांत वापस उगा दो, सामने ही तो है, 4 इंजेक्शन लगाओ, 4 जड़ी बूटी लगाओ, उगा दो। तो ऐसे ही दावा वो किडनी के लिए भी करते हैं सब लोग। तो किडनी वापस, तो जैसे अंगूठा वापस नहीं आएगा वैसे ही किडनी का जो डैमेज वाला हिस्सा है वो वापस नहीं आएगा। बट द पॉइंट इज कि जो बाकी हिस्सा है यदि उसको आपने अच्छे से मैनेज कर लिया तो आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हो, और हो सकता है आपको कभी डायलिसिस की आवश्यकता ही ना पड़े। तो कई सारी दवाइयों से आप मेंटेन करके रख सकते हो। फिर उसके बाद में शनै शनै जैसे जैसे आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन योर इलनेस की आपको क्या बीमारी थी, तो उसके हिसाब से आपके पास विकल्प हैं, डायलिसिस, ट्रांसप्लांट, पेरिटोनियल डायलिसिस, या फिर कुछ भी नहीं। आर्टिफिशियल किडनी, इम्प्लांटेबल आर्टिफिशियल किडनी भी कभी आएगी? हाँ सर, एक प्रोजेक्ट तो चल रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा ये प्रोजेक्ट कई वर्षों से चला जा रहा है। एक इफ आई रिमेंबर करेक्टली डॉक्टर शुभू बनर्जी हैं, उनका एक इम्प्लांटेबल किडनी का प्रोजेक्ट बहुत वर्षों से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि एक इम्प्लांटेबल किडनी बनेगी जिसके ऊपर बायोफिल्म रहेगी नेफ्रॉन्स की, और फिर कलेक्टिंग सिस्टम अलग रहेगा और वो इम्प्लांट हो जाएगी। लेकिन वो कितनी फाइनेंशियली फिजिबल होगी अभी कहना मुश्किल है। वो इसलिए फाइनेंशियली फिजिबल की बात आती है क्योंकि किडनी एम्पली अवेलेबल है, हर आदमी के पास 2 हैं, एक दे दे। तो किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो साइंस आर्टिफिशियली दुनिया बन गई, कंप्यूटर बन गया, रोबोट बन गया, पर किडनी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आर्टिफिशियली बनाना संभव नहीं हुआ। वो तो करोड़ों की कीमत हो गई किडनी। सर वो संभव, आर्टिफिशियल बनाना तो संभव भी नहीं है, दूसरे नंबर पे अभी हाँ तो हुआ नहीं, लेकिन लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं उसको आर्टिफिशियल बनाने में। किडनीज अवेलेबल हाँ, एक एक्स्ट्रा सबके पास है। और जिस व्यक्ति की भी सामान्य मृत्यु हो रही है ना, एक्सीडेंटल डेथ या ऐसा, तो वो भी डोनेट कर सकता है। तो इसलिए किडनी को लेकर उतना ज्यादा फोकस नहीं है जैसे हार्ट को लेकर, लंग्स को, लंग्स भी बन तो नहीं पाए, बदल भी सकते हैं, पर लेकिन हाँ फिर भी उनको लेकर जो जागरूकता है, उनको लेकर जैसे एक्मो मशीन बन गई है या जो भी बन गया, तो किडनी के अंदर आर्टिफिशियल, यस अभी सर जो मेजर फोकस चल रहा है वो चल रहा है पोर्साइन किडनी, जो बिग किडनी है उसके अंदर कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके उसको ह्यूमंस में इम्प्लांट करने की जो प्रक्रिया चल रही है। 2 केसेस हो चुके हैं इसके। अच्छा। और 2 केसेस, पहला जो केस था वो तो काफी पब्लिसाइज्ड केस था, उस जो लेडी थी उसके सारे ऑर्गन फेल हो चुके थे करीब करीब, और उसको किडनी लगाई गई थी, तो एट द टाइम शी डाइड, उसकी नेफ्रेक्टमी करना पड़ी थी बिकॉज ऑफ फेलियर। और दूसरा पेशेंट को भी ट्रांसप्लांट किया था, दूसरे की भी डेथ हो गई। बट
both the patients survived without dialysis for at least a week. तो इससे अपने को ये पता तो लगता है कि भविष्य के गर्भ में बहुत सारी ऐसी चीजें पल रही हैं जो किडनी के रोगियों के लिए मददगार होंगी। डायलिसिस क्या प्रक्रिया होती है वैसे? सर सिंपल भाषा। सिंपल भाषा में सर, पहले तो मैं एक दो बातें कहना चाहूँगा सर। डायलिसिस को लेकर डर बहुत है। मतलब ऐसा यदि किडनी का डॉक्टर आता है और जैसे ही आप डायलिसिस का बोलता है, मरीज समझता है कि ये तो बस मतलब इरिवर्सिबल, आप तो जान ही दो, अब तो जीवन भर डायलिसिस तो कद्दा को जाने ही दो। अम्मा जी ली वो डॉक्टर साहब नहीं झेल पाएंगे। तो डायलिसिस बेसिकली सर क्या, हमारी किडनी जो काम कर रही है उसका कुछ हिस्सा, मतलब उसमें से कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सोडियम, पोटेशियम, एक बाइकार्बोनेट जो हमारे शरीर का एसिड बना के रखता है, एसिड बेस का बैलेंस बना के रखता है, ये और एक्स्ट्रा पानी, इन चीजों को बैलेंस में लाने के लिए हम डायलिसिस का प्रयोग कर सकते हैं। तो डायलिसिस में कोई बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं होती। एक मशीन होती है, जैसे यहाँ पर एक गमला है, वैसे वहाँ पर वेंटिलेटर, यदि किसी ने देखा हो तो वेंटिलेटर जैसी ही मशीन होती है। पेशेंट के पड़ोस में मशीन रख दी जाती है, गले के अंदर या फिर पैर के माध्यम से एक पाइप डाल दिया जाता है अंदर। उस पाइप से खून धीरे धीरे करके मशीन के अंदर जाता है। मशीन के अंदर एक फिल्टर लगा हुआ होता है, उस फिल्टर के आसपास से बहुत तेजी से पानी जाता है। उस पानी के अंदर वो पदार्थ रहते हैं जो हमारे शरीर में कम है, और खून के अंदर वो पदार्थ रहते हैं जो ज्यादा हो गए हैं किडनी के कम काम करने के कारण। तो उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है और उसके कारण एक तरीके से बैलेंस बन जाता है। जिसके पास जो ज्यादा है वो दूसरे को दे देता है, जिसके पास जो कम हो दूसरे से ले लेता है। तो उस बैलेंस के कारण धीरे धीरे करके वो जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी एक्स्ट्रा पोटेशियम है, जो एक्स्ट्रा एसिड है, वो बाहर निकल जाता है और फिर वो खून वापस से घूम के शरीर के अंदर आ जाता है। अब चूंकि पूरा खून हम एक साथ नहीं निकाल पाते, इसलिए डायलिसिस की प्रक्रिया बहुत स्लो होती है और करीब करीब 4 घंटे की होती है। नाउ अगेन, जो काम किडनी को पूरे 24 घंटे में करना है या 72 घंटे में करना है, वो 4 घंटे में कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट प्रोसीजर है। बट स्टिल डायलिसिस रीजनेबल है। हमने वही बोला ना, किडनी अबंडेंट ऑर्गन है, किडनी एक बहुत ही रिच ऑर्गन है, तो इतना काम भी यदि हो जाता है तो आदमी बहुत अच्छा जीवन जी पाता है। तो डायलिसिस कई तो सालों, अरे सर मतलब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी वीपी सिंह, अरे ओसामा बिन लादेन, उसने अमेरिका को हिला दिया डायलिसिस पे रहते रहते। हमारे लालू जी उन्होंने देश को हिला रखा है। तो ऐसा नहीं है। तो डायलिसिस इज ए टेम्पररी प्रोसीजर। उसमें जो लोग डरते हैं कि एक बार हो गई तो बार बार हो, सर सबसे बड़ा डर लगता है लोगों को कि कुछ ऑपरेशन होगा, वेंटिलेटर जैसा लेटा दिया जाए, और एक बार हो गई तो बार बार होना पड़ा। ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ जस्ट वन टाइम प्रोसीजर। अगर बाद में आवश्यकता होगी सर जैसे डायबिटीज के लिए लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब इंसुलिन लग गई तो इंसुलिन जीवन आदत पड़ जाएगी। तो सर जब तक बीमारी है तब तक इलाज ना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति की किडनी अचानक से एक्यूट किडनी इंजरी के कारण खराब हुई है, कि व्यक्ति को सेप्सिस हो गया, या फिर हार्ट अटैक के कारण बीपी कम मिल रहा था, या फिर व्यक्ति ने कोई ऐसी दवाई खा ली जो किडनी के ऊपर जाकर चोट पहुंचा रही थी, तो डायलिसिस 1-2 बार होता है और 90-95% में दूसरी बार या तीसरी बार करने के बाद में बंद हो जाता है। लेकिन वहीं पे यदि मान लो किसी व्यक्ति को डायबिटीज के कारण सीकेडी थी, क्रिएटिनिन 6-8 का चल रहा था और उस व्यक्ति को कोई परेशानी हुई और उसको डायलिसिस की तरफ जाना है, तो फिर अब हम जो कर रहे हैं वो है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी क्रॉनिक। तो वो आजीवन चलेगी या फिर जब तक व्यक्ति किडनी ट्रांसप्लांट ना करा ले तब तक चलेगी। तो क्या स्टेज होती है जब ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ता है कि डायलिसिस से काम बंद हो गया करना? सर एक्चुअली क्या है, ये ऑप्शंस हैं, वही जो किडनी विकल्पों की बीमारी है, ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास? डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, ट्रांसप्लांट और कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना भी एक ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं है। तो डायलिसिस पे कब जाना है? यदि व्यक्ति को लक्षण आने लग गए हैं या फिर उसकी ब्लड की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको देखकर डॉक्टर को नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रही तो डायलिसिस या आउटपुट कम हो गया, या डॉक्टर को क्या डायलिसिस में भी ना हो कि ट्रांसप्लांट की? डेफिनेटली सर, इसको हम बोलते हैं प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट। मतलब व्यक्ति को अभी इतने लक्षण नहीं आए हैं कि उसको डायलिसिस की जरूरत हो, लेकिन डायलिसिस के पहले ही हमने उसको किडनी प्रत्यारोपित कर दी, यदि उसके पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, डोनर अवेलेबल है। तो विदेशों में तो ये काफ़ी कॉमन है, इंडिया में भी हम कई सारे पेशेंट्स को ये ऑफर करते हैं। कुछ पेशेंट्स जो समझदार होते हैं वो करा भी लेते हैं। इसके रिजल्ट सामान्य ट्रांसप्लांट से बेटर होते हैं।
उसके पीछे रीजन ये पेशेंट की कंडीशन अच्छी होती है ना, पेशेंट की कंडीशन ऐसी रहती है और दूसरा उसकी खुद की किडनी भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करती रहती है। तो तो डायलिसिस एक स्टेज के बाद क्या काम करना बंद कर देती है डायलिसिस भी, तो नहीं फिर ट्रांसप्लांट क्यों एडवाइस करना पड़ता? सर कोई कारण नहीं सर। अभी सर जो अपन ने बात करी कि किडनी, अपन ने इतनी सारी बातें करी, एक बात शायद अपन करना भूल गए कि किडनी करती क्या है। तो किडनी के काम अपन ने बैलेंस तो बोला, तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस, एक्स्ट्रा पानी बाहर फेंकना, कई हार्मोन रिलीज कर, यस हार्मोन, तो हार्मोन मतलब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के माध्यम से इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन बनाती है जिससे खून बनता है, जिससे खून बढ़ता है। फास्फोरस वगैरह को मेंटेन करती है, कैल्शियम फास्फोरस का बैलेंस मेंटेन करती है। ये डायलिसिस सो डायलिसिस सिर्फ दो चीजें करता है, सोडियम देता है, सोडियम, पोटेशियम, काम नहीं, बाइकार्बोनेट और पानी, ये चार चीजें डायलिसिस से होती हैं। बाकी सारी चीजें आपको अलग से करना पड़ती है, इरिथ्रोपोइटिन लगाना पड़ता है, अलग से इंजेक्शन का सप्लीमेंट देना पड़ता है, खाने पीने में 50 परहेज करना पड़ते हैं, फास्फोरस की मात्रा कम रखनी पड़ती है। वहीं पे यदि हम बात करें ट्रांसप्लांट के बाद, तो ट्रांसप्लांट के बाद में रुपए में 90 पैसा परहेज खत्म हो जाती है। व्यक्ति को बार बार अस्पताल नहीं जाना पड़ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी बेहतर हो जाती है, खान पीन में व्यक्ति को भूख बढ़ने लग जाती है। डायलिसिस के बाद भी भूख थोड़ी बहुत बढ़ती है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब आप किसी व्यक्ति को ट्रांसप्लांट के 5 दिन बाद पूछो तो ऐसा लगता है उसको नया जीवन मिला है। डायलिसिस की बात में नया जीवन नहीं, बस यही है कि हाँ पुराना चल रहा है, हाँ मजा नहीं है, चल रहा है। तो खान पान में क्या परहेज होता है किडनी के मरीज के लिए? सर खान में, हाँ अपन ने बात की कि क्या खाने पीने से किडनी में डैमेज होता है, अब जिसको डैमेज है उसको खाने का क्या ध्यान रखना चाहिए? सर सबसे महत्वपूर्ण परहेज जो रहते हैं वो रहता है नमक का परहेज। अच्छा, यदि किसी व्यक्ति को हम डायलिसिस पे आ रहे हैं और डायलिसिस के पहले की बात करें तो दोनों अलग अलग रहेंगे। यदि किसी व्यक्ति को हल्की फुल्की किडनी की बीमारी है तो उसको बहुत कम परहेज, शाकाहारी भोजन में तो बहुत कम परहेज रहते हैं। शाकाहारी भोजन में उसको सिर्फ नमक की मात्रा कम कर देनी है। जैसे मैं बोलता हूँ अचार से और नमकीन, मिक्सचर, पूड़ी, पापड़ी, भजी, कचौरी, समोसे, पराठे, अंडा, मतलब ये सारी चीजें आपको कम करनी है, ठीक है। नॉनवेज पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। नॉनवेज में आप अंडा वगैरह ले सकते हैं, थोड़ा बहुत एक आध अंडा, जिससे आपकी प्रोटीन की मात्रा 0.8 to 1 ग्राम तक ही रहे, उससे ज़्यादा ना चाहे। नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन्स जो है वो किडनी के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, तो इसलिए उनको बहुत सीमित मात्रा में कर देना चाहिए। अब बात आती है ये किडनी बीमार को नॉन वेजिटेरियन से वेज हो जाना चाहिए। हाँ, अब बात आती है कि यदि उस व्यक्ति को क्रिएटिनिन इतना बढ़ गया है कि वो डायलिसिस के बिल्कुल पास पहुंच गया है, तो उसको प्रोटीन की मात्रा और कम कर देना चाहिए। वहीं पे यदि कोई व्यक्ति डायलिसिस पे आ गया है तो उसके नमक संबंधित परहेज तो वैसे ही चलते हैं, लेकिन अब उसको प्रोटीन ज्यादा खाना है। तो जब मैं डायलिसिस यूनिट में जाता हूँ, मैं शाकाहारी आदमी हूँ, मैंने कभी अंडा नहीं खाया, लेकिन मैं डायलिसिस यूनिट में जाता हूँ, मैं प्रतिदिन 4-5 लोगों को बोलता हूँ कि भैया अंडे कितने खाया, अंडा खा लो, 2-3 अंडे की सफेदी खाओ, पीला हिस्सा मत खाओ, अंडे की सफेदी खाते रहो। तो ये नाउ तो बेसिकली दोनों डाइट में एक ही मेजर डिफरेंस है डायलिसिस और प्री डायलिसिस डाइट में, कि डायलिसिस वाले व्यक्ति को ज्यादा प्रोटीन खाना है, 1.2 ग्राम पर केजी, 1.3, जितना प्रोटीन ज्यादा खाएंगे उतना मसल बिल्डअप होगा, क्योंकि सीकेडी के पेशेंट का धीरे धीरे करके मसल मास कम होता जाता है। अब यदि हम उसको मसल बिल्डअप करना चाहते हैं, उसके अमाइनो एसिड्स जो कम हो रहा है डायलिसिस के कारण, उनको यदि हम सही करना चाहते हैं तो हमें उसको ज़्यादा प्रोटीन देना पड़ेगा और पोटेशियम कम करना। हाँ, पोटेशियम सर ये क्या रहता है, कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनके अंदर पोटेशियम तेजी से बढ़ रहा है, कुछ ऐसे रहते हैं जिनके अंदर पोटेशियम कम होता रहता है। तो डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे, लेकिन यस पोटेशियम सबसे खराब लवण है किडनी के लिए, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पोटेशियम यदि किसी व्यक्ति का ज़्यादा हो जाए तो हार्ट अरेस्ट इन डायस्टोल, और कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो हार्ट अरेस्ट इन सिस्टोल। तो वो पोटेशियम यदि ज़्यादा हो गया तो व्यक्ति का हार्ट अचानक से अरिथमिया में जाके काम करना बंद कर सकता है। तो पोटेशियम को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और पोटेशियम, जिन जिन चीज़ों में पोटेशियम ज़्यादा है वह किडनी के लिए खराब है। पर ये मैं दर्शकों को जरूर बताना चाहूँगा कि सामान्य तौर पे पोटेशियम अच्छा माना जाता है। यदि हम सामान्य जनता की बात करें तो इसीलिए आप लोग पढ़ते होंगे हिमालयन सॉल्ट आ रहा है, या फिर अल्ट्रा लाइट नमक या लोना नमक, ये जो सारे नमक हैं, सेंधा नमक खाया करो, सेंधा नमक अच्छा है, इट इज़ एक्चुअली गुड। और क्योंकि उससे ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस कम होता है, पोटेशियम अच्छा लवण है, पोटेशियम से किडनी की बीमारियां भी कम होती हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को किडनी की बीमारी है तो उसको पोटेशियम अच्छा करना आवश्यक, तो उसके लिए हो सकता है पोटेशियम अच्छा ना हो। तो
मैं यहाँ पर ये भी बता दूं पोटेशियम किन चीज़ों में ज़्यादा होता है, शायद मे बी समबडी इट विल हेल्प। तो पोटेशियम काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ते, मूंगफली इत्यादि जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें ज़्यादा होता है। इसके अलावा फलों में आम, केला, चीकू, लीची, सीताफल, संतरा, मौसम्बी, तरबूज, खरबूज, अनार, फलों के रस, नारियल पानी, इन सब के अंदर भी पोटेशियम की मात्रा सामान्य से ज़्यादा होती है। तो फल खाएं कौन सा? तो सेब, पपीता, अमरूद, अनानास, पाइनएप्पल, थोड़ा बहुत नाशपाती, स्ट्रॉबेरीज, जामुन, ये 6-7 फल हैं जो कि जिनमें पोटेशियम की मात्रा सीमित है या फिर बहुत कम है, उनको लिया जा सकता है। नींबू भी लिया जा सकता है। नींबू के अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, क्योंकि उसको इस्तेमाल ही हम बहुत कम मात्रा में करते हैं। सब्जियों में आलू और हरे पत्ते वाली सब्जियां, इनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है। बाकी अधिकांश चीज़ें आप ले सकते हैं। फलों के अंदर और ड्राई फ्रूट्स में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ता है। आई थिंक बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अंत में आप कुछ विशेष टिप्पणी दर्शकों को करना नहीं है? सर, ऐसी कोई विशेष टिप्पणी नहीं है। बेसिकली एक यदि मैं सिंगल 2-3 पॉइंट यदि बोलूँ कि जो टेक अवे मैसेजेस रहेंगे, तो सबसे पहला, किडनी की बीमारी विकल्पों की बीमारी है, डिसीज ऑफ ऑप्शंस है। इसके अंदर इट इज़ अ डिसीज ऑफ होप रादर देन बीइंग होपलेस, क्योंकि आपके पास हमेशा ऑप्शन है कि आप डायलिसिस करा लें या ट्रांसप्लांट करा लें। और इसके अलावा दूसरे नंबर की चीज़, नमक, 1 चम्मच नमक कम करना खाने में हर व्यक्ति के लिए आपकी उम्र के 5 से 7 साल बढ़ाने के समान है। तो नमक कम करना एक शायद से, जीवन में स्वाद चाहिए, खाने में स्वाद नहीं। Thank you so much, sir. It was very nice talk, sir. It's totally a pleasure. Grateful. Sir, Thank you. thank you.